जैसे कि मैंने बताया हर एक इंसान से मिला जाता रहेगा, तो उनकी जो भी ऐसी मतलब पुरानी घटनाएं हुई होंगी ना उनके साथ, उन सभी को नोटिस किया जाएगा, लिखा जाएगा और उन पर साथ ही साथ कार्रवाई की जाती रहेगी। किस डॉक्टर ने, कौन से हॉस्पिटल के किस डॉक्टर ने कैसे काम किया, उसके साथ कौन कौन लोग मिले हुए थे, उन पर फिर जो एक्शन लिया जाएगा ना, डेफिनेटली वो तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, ना ही मेरे पास कोई उपाय है, लेकिन ऐसे लोगों का भी खात्मा किया जाएगा। जैसे मैंने बताया हर एक क्राइम को खत्म करना है, हर एक क्राइम की जड़ में जाना है मुझे, किसी को कहीं से भी दुखी नहीं छोड़ना है मुझे, हर किसी को उसके कर्म का फल धरती पे रहते हुए ही देना है यार। जब तक हम उनके कर्मों का फल धरती पर रहते हुए नहीं देंगे, तो उनके जीने का क्या फायदा है? भगवान ने उन्हें लाइफ क्यों दी है? उनके कर्मों का फल भगवान तो ऊपर देगा ही देगा, हमें भी तो देना बनता है भाई। हमने कानून व्यवस्था क्यों रखी हुई है? कानून व्यवस्था इसलिए ही तो रखी हुई है कि उन्हें उनके कर्मों का फल मिलता रहे। तो फिर उन्हें सही से फल दो यार। उन्हें ऐसा बेकार का फल दोगे तो उनकी लाइफ बेकार है यार। उन्हें सही फल दो। समझते नहीं यार? तो उन्हें सही से फल दिए। सभी देशवासियों को मुकेश अंबानी का नमस्कार। मेरे प्यारे नागरिकों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि इस देश में सभी लड़कियों की, मैंने एक देश के हिसाब से, मैंने वैसे एक जिले के हिसाब से बताया, लेकिन पूरे देश में किस तरह से लड़कियों से रिलेटेड जो भी छोटी से बड़ी समस्याएं हैं उन्हें किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह से सजाएं देने का प्रावधान किया जाएगा, वो सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताने की, काफी अच्छे डिटेल में बताने की कोशिश की है। लेकिन अब हम बात करेंगे हेल्थ फैसिलिटीज और मेडिकल फैसिलिटीज के रिगार्डिंग, जिसमें कि सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि हर किसी को, चाहे वो स्कूल में हो चाहे वो ऑफिस में हो, वहीं पर उन्हें मतलब खाने की सुविधा दी जाएगी। क्योंकि कई बार क्या, बहुत बार मैंने देखा है कि लोग घर से खाना लाते हैं, फिर वो माइक्रोवेव में गर्म करके तब खाते हैं। माइक्रोवेव भी कहीं ना कहीं नुकसान करता ही है। मैं तो माइक्रोवेव का यूज़ करता ही नहीं, मैं ऑफिस खाना लेके जाता हूँ, ठंडा ही खा लेता हूँ खाली। लेकिन माइक्रोवेव को मैं यूज़ नहीं करता। लेकिन सभी को गरम गरम खाना मिले, अच्छा खाना मिले, घर जैसा खाना मिले, वो सभी फैसिलिटीज उन्हें स्कूल और ऑफिस दोनों जगह की जाएगी। जिसके लिए डेफिनेटली जो भी वर्क प्लेसेस पे जिस भी तरह की इंडस्ट्री काम करेगी उन्हें उस तरह की इनकम प्रोवाइड करवाई जाएगी कि वो खाने का खर्चा भी उठा सके, या उनकी सैलरी उस हिसाब से थोड़ी कट कर दी जाएगी। जो भी होगा, जैसे भी उपाय की जाएगी वो की जाएंगे। हर किसी को सैलरी में अच्छी मिलती रहेगी, किसी को सैलरी कम ना लगे वो भी देखा जाएगा। और किसी कंपनी को खाने का बोझ, जितने उसके एम्प्लॉई हैं, 1000 एम्प्लॉय भी काम करें तो 1000 एम्प्लॉय के दिन में एक बार खाने का वो बोझ ना उन्हें लगे। साथ ही साथ टाइम टाइम पर फल आते रहे, पानी आता रहे, वो सभी सुविधाएं की जाएंगी। ठीक, ये तो हो गया ऑफिस स्कूल्स वगैरह का। अब हम बाहर जो देखते हैं, जैसे कई छोले भटूरे बना रहा है, कोई समोसे बना रहा है, कोई कुछ तल रहा है, तो वो एक ही तेल 3-3 4-4 बार यूज करते हैं। अब कोई ध्यान नहीं देता, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है हमें तो टेस्ट आना चाहिए समोसे में, छोले भटूरे में, अब वो जितनी बार यूज कर रहा हो। लेकिन बाद में जब इंसान बीमार पड़ता है, क्योंकि देखिए वो लगातार, जब इंसान लगातार चीजें खाता है ना, तो कहीं ना कहीं वो बाद में आगे जाके इफेक्ट करती हैं, जो कि हम स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देते। तो मैं तो देखिए बाहर का बहुत ही कम खाता हूँ जब मैं परिवार के साथ जाता हूँ। मेरा कोई दोस्त है नहीं, तो इसीलिए दोस्त के साथ तो खाने का कोई मतलब उठता ही नहीं है। तो जब भी फैमिली के साथ जाता हूँ, होटल में जाके खाता हूँ, कोई बाहर रेडी पे खड़े हुए, बहुत ही मुश्किल कहीं मैं बाहर चला गया अकेले घूमने, कुछ भी करने, तो मैं बाहर का खाने के लिए मजबूर होता हूँ तो खा लेता हूँ, वरना तो मैं घर पे आके खाना पसंद करता हूँ। लेकिन फिर भी घर वाले कहते हैं बाहर ही खाया कर, ये है वो है। तो घर वालों को तो लगता है कि भाई तू घर का इतना खाता है, कहीं बाहर का भी खा लेगा। तो मेरे साथ उल्टा ही प्रॉब्लम है। बाकी दूसरे घर वाले बोलते हैं कि तू घर का भी कभी खा लेगा, बाहर का खाता रहता है। मेरे साथ उल्टा सीन है। तो इसीलिए जितने भी रेडी वाले होंगे, सभी उन सभी को सबसे पहले तो बोला जाएगा कि अगर वो तेल एक बारी में ही यूज करने लायक है तो एक बारी में यूज करके वो समोसे तलने के बाद फिर उस तेल को फेंक के नया तेल यूज कीजिए। अब लेकिन उन्हें लगेगा कि वो तो उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो उस हिसाब से देखिए जो भी कॉस्ट बढ़ानी होगी ना, वो कॉस्ट भी उन्हें बढ़ाने का ऑप्शन दे देगा। और लोगों को भी समझाया जाएगा कि अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देके अगर आप वो चीज खा रहे हैं ना, तो वो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट ही कर रही है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप जो थोड़े थोड़े कम कम पे देने से होते हैं ना, बाद में वो एक साथ जाके निकलेंगे। तो क्या फायदा है? आप थोड़े थोड़े करके स्टार्टिंग में अगर खाने का शौक है बाहर का, तो थोड़े एक्स्ट्रा रुपए भी दे दो, क्या दिक्कत है? वरना मत खाओ, घर का खाओ, फिर घर का आपको मिल ही रहा है अच्छा खासा, और उसे खाने में क्या दिक्कत है? तो लोगों को दोनों तरफ से मतलब सेटिस्फाई किया जाएगा कि कहीं से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा अब फसलें हो गई, जैसे कि कई फसलों में देखिए, किसानों को ना मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं न्यूज़ वगैरह में देखता हूँ कि केले को इंजेक्शन लगा के उसे पका दिया कच्चा था, या कई किसी सब्जी को इंजेक्शन लगा के। तो ये सब जो लोग काम करते हैं ना, उन सब पर भी कंट्रोल रखा जाएगा, उन सब को भी मतलब
किसी और काम में लगाया जाएगा, कुछ भी होता होगा, जैसे भी कहीं उसी से रिलेटेड किसी काम में लगे होंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें बेस्ट इनकम सोर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो डेफिनेटली वो भी नहीं लेंगे। और उन्हें कहा जाएगा कि जैसे नॉर्मल सब्जी पक रही है ना उसे वैसे ही पकने दो। आप हम पता नहीं कितना ही चाय खाते हैं, मेरे को देखिए केले खाना पसंद नहीं है, क्यों? क्योंकि इसीलिए कि मुझे ना वो केले बड़े अजीब से लगते हैं। एक वीडियो में देखा भी था, एक केले में कीड़ा निकला था, वो वीडियो सही है गलत है, ऐसी सभी चीजों की जो इन्फॉर्मेशन मतलब सर्कुलेशन में आती आती है ना, उन सभी की भी जांच परख करवाई जाएगी कि हाँ ये सही वीडियो है नहीं है। और जो भी केले मैं कहता हूँ पूरे मतलब जिले के हिसाब से लेके चले ना, तो शहर में फिर पूरे देश में इस तरह की सुविधाएं की जा सकती हैं कि जो भी केले रेडी पे बिक रहे हैं ना उन सभी केलों में से एक एक केला चेक किया जाएगा कि हाँ क्या ये सही है, सही क्वालिटी का है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम लोगों को ऐसी चीजों से दूर करेंगे, लेकिन उस टाइम पे ही वो चीजें बिक भी रही होंगी इंजेक्शन लगी हुई, तो उन सभी चीजों को भी चेक किया जाएगा कि क्या ये सही चीज सही तरीके से पकी है या इंजेक्शन लगा के पकाया गया, कोई रसायन दे के कुछ भी है, ऐसा तो नहीं है। वो सभी चीजें की मतलब देखी जाएगी, लोगों की हेल्थ पर ध्यान रखा जाएगा। ये सब काम किए जा सकते हैं। और इसके अलावा आखिर में जो उपाय किए जाएंगे, लोगों को हर दिन डाइट के हिसाब से खाने की फैसिलिटी दी जाएगी। जो भी डॉक्टर्स डाइटिशियंस होंगे एक सोसाइटी जिले में, उन सभी को सभी लोगों की डाइट बनाने के लिए बोला जाएगा। और जिस हिसाब से वो बाहर खाते होंगे, नहीं जिनको बाहर खाना पसंद नहीं हुआ, उनके ऊपर हर दिन का घर का ही किस तरह का खाना खा सकते हैं, जिसमें बादाम काजू किशमिश जो भी ड्राई फ्रूट्स जो खाने लायक नहीं होगा, जिसका स्टेटस नहीं भी होगा, तो भी उसे वो फैसिलिटी दी जाएगी, जिससे कि हर तरह से वो बेस्ट बन सके। साथ साथ जैसे मैंने बताया था कि हर किसी को फाइट की ट्रेनिंग दी जाएगी, सब कुछ किया जाएगा। वो सब इस तरह से उपाय किए जाएंगे कि किसी को कोई भी इनकम का लॉस ना हो। जो भी डाइटिशियन जितने भी डाइटिशियन होंगे उन सभी को इनकम दी जाएगी। वो कहाँ से दी जाएगी? मैं नहीं दूंगा इनकम, उन्हीं लोगों से दिलवाई जाएगी। वो कैसे? अगर हर पर्सन 100 रुपीज पर मंथ दे, या 50 रुपए या 10 रुपए जैसे भी दे, पर डे पर मंथ जैसे भी होगा, वो फैसिलिटी की जाएगी। और वो पैसा समान रूप से डॉक्टर्स डाइटिशियंस सभी में बांटा जाएगा जितनी उनकी इनकम होती थी। और जो पैसा बचेगा वो केमिस्ट को दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई केमिस्ट की भी तो लॉस हो रहा है ना, क्योंकि लोग दवाइयाँ नहीं खाएंगे तो केमिस्ट की कैसे इनकम होगी? वो भी फिर कुछ गलत काम करने के लिए प्रेरित होगा। तो किसी को भी गलत काम करने के लिए मोटिवेट नहीं करना है, ऐसे काम करेंगे। तो जो भी इससे रिलेटेड सभी होंगे ना, उन सभी को इनकम दी जाएगी, जिले के डॉक्टर्स या केमिस्ट जो भी होंगे। और अब आप सुन रहे हैं लोग पैसे क्यों देंगे? देखिए, लोग जब एक साथ बड़ी बीमारी को फेस करते हैं ना, तब तो एक तो उन्हें फिजिकली बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जो कि कोई टेंशन में चला जाता है, किसी को जॉब पे जाने में नुकसान होता है, सैलरी कटती है ऊपर से इलाज में पैसा खर्च होता है, तो दोनों तरफ से उनको नुकसान हो रहा होता है। तो लोगों को समझाया जाए कि आप स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहेंगे, तो आपको जो फिजिकली जो प्रॉब्लम फेस होती है वो भी नहीं फेस करनी पड़ेगी। पैसा भी आपका जो ज्यादा जाता है वो आपका धीरे धीरे करके जाना है, क्योंकि जो कि उससे कम ही रहेगा। ठीक। तो इस तरह से लोगों को समझाया जाएगा। डाइट की फैसिलिटी जिससे जितना बाहर खाने का शौक होगा उतना ही बाहर का खाने का बोल दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि कोई अगर चाप भी खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, वो सभी हेल्दी तरीके से बनी होंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर किसी फास्ट फूड बेचने वाले को बेस्ट तरीके से खाना बनाने के लिए बोला जाएगा। जैसे कहीं छिपकली निकल आती है सामान में, बहुत सी वीडियो देखी है। तो कुछ भी जैसे भी जिसे भी जो भी फैसिलिटी चाहिए ना, उसे वो फैसिलिटी दी जाएगी, लेकिन बोला जाएगा कि सही तरह का खाना होना चाहिए। किसी भी तरह का तुम अगर अमूल बटर की बजाय तुम लोकल बटर बिल्कुल यूज करते हो बेकार, तो वो भी यूज नहीं करना है। ठीक है। तो वो सभी लोगों को समझाया जाएगा कि अच्छे से बेस्ट रिफाइंड यूज करना है, क्योंकि रिफाइंड में भी क्वालिटी आती है बढ़िया वाला, जो अमीर लोग यूज कर सकते हैं, जो घटिया वाला है, जो मिडिल क्लास जो लोअर है वो बिल्कुल घटिया। मतलब एक ही क्वालिटी रखी जाएगी फूड की, जो कि सभी लोग यूज करेंगे, अमीर गरीब, जिससे कि हर किसी की हेल्थ सही बनी रहे। और इससे रिलेटेड कुछ शायद सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा। तो अभी के लिए बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर किसी को बेस्ट क्वालिटी का फूड दिया जाएगा और सभी को फैसिलिटी दी जाएगी। अब बड़ी बात करते हैं जिसमें कि लोग बीमार होते हैं। तो उसमें मैंने खुद देखा है कि मेरे घर में ही, जब तक हमारे घर में इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस क्लेम जो कि मेडिकल कंपनी होती है, जब तक था तब तक तो वो सिर्फ मतलब के टेस्ट करने को बोलते थे उस बीमारी से रिलेटेड। लेकिन जब उन्होंने देखा अब तो इनका इंश्योरेंस ही खत्म हो गया, तो उन्होंने दो चार बेमतलब के टेस्ट भी बता दिए, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको पता ही होगा कि बेमतलब के टेस्ट बताते रहते हैं। अगर किसी का इंश्योरेंस नहीं है ना, तो उसे बेमतलब के टेस्ट बताएंगे, फिर बाद में कहेंगे ये तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं, फिर बाद में छोटी सी दवाई देके काम खत्म। तो सभी डॉक्टर्स को समझाया जाएगा, जो भी टेस्ट करने वाले होते होंगे उन सभी को समझाया जाएगा कि बेकार के टेस्ट वगैरह जो आप लिख के लोगों का खर्चा करवाते हैं वो करवाने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से इनकम मिलेगी। और सभी डॉक्टर्स को भी इनका जो भी जाल होता है ना,
एक नेटवर्क होता है। जैसे कि एक मैंने पोस्ट पढ़ी थी फेसबुक पे कि एक लेडी की बेटी खेलते खेलते गिर गई थी कहीं। उसकी नाक में हल्की सी चोट आई, कुछ नहीं हुआ। वो फिर भी एहतियातन के तौर पर अपनी बेटी को ले गई। अब डॉक्टर ने कहा कि नाक की हड्डी टूट गई है, सर्जरी करनी पड़ेगी, ये होगा वो होगा। उन्होंने एक्सरे में देखा, भाई कुछ था नहीं, बिल्कुल सही थी। फिर भी उन्होंने ऑपरेशन के लिए 60,000 रुपये जमा करवा लिए। ऑपरेशन के बाद जब वो बच्ची आई बाहर निकल के, वो उसकी आंखें बंद, वो उसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी। उसकी माँ डॉक्टर से पूछ रही है, नर्स से पूछ रही है कि मेरी बेटी की बॉडी ठंडी है, उसकी आंखें बंद है, इसकी पल्स नहीं चल रही है। वो कहते हैं ऐसा होता है, नॉर्मल होता है। वो देखिए बाकी, लेकिन जो आ रहे हैं पेशेंट, उनकी तो बिल्कुल पल्स चल रही है, वो बॉडी ठंडी नहीं है। अब सोचो ऐसे केस में क्या हुआ होगा। उस लेडी की बेटी आखिर में मर ही गई। अभी अभी खोलेगी आँख, अभी खोलेगी करके आँख। सोचो उसकी बेटी के साथ क्या हुआ होगा। उसकी बेटी के बॉडी पार्ट्स निकाले, कुछ भी करा, ऐसा तो कुछ किया ही होगा डेफिनेटली, तभी तो वो बच्ची नहीं रही। एक नाक के ऑपरेशन के चक्कर में पूरी, मतलब बच्ची की जान ही ले ली। तो ऐसे जो भी काम हुए हैं कोरोना टाइम में या होते रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया हर एक इंसान से मिला जाता रहेगा, तो उनकी जो भी ऐसी मतलब पुरानी घटनाएं हुई होंगी ना उनके साथ, उन सभी को नोटिस किया जाएगा, लिखा जाएगा, और उन पर साथ ही साथ कार्रवाई की जाती रहेगी। किस डॉक्टर ने, कौन से हॉस्पिटल के किस डॉक्टर ने कैसे काम किया, उसके साथ कौन कौन लोग मिले हुए थे, उन पर फिर जो एक्शन लिया जाएगा ना, डेफिनेटली वो तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, ना ही मेरे पास कोई उपाय है। लेकिन ऐसे लोगों का भी खात्मा किया जाएगा। जैसे मैंने बताया, हर एक क्राइम को खत्म करना है, हर एक क्राइम की जड़ में जाना है मुझे। किसी को कहीं से भी दुखी नहीं छोड़ना है मुझे। हर किसी को उसके कर्म का फल धरती पे रहते हुए ही देना है यार। जब तक हम उनके कर्मों का फल धरती पर रहते हुए नहीं देंगे, तो उनके जीने का क्या फायदा है। भगवान ने उन्हें लाइफ क्यों दी है। उनके कर्मों का फल भगवान तो ऊपर देगा ही देगा, हमें भी तो देना बनता है भाई। हमने कानून व्यवस्था क्यों रखी हुई है? कानून व्यवस्था इसलिए ही तो रखी हुई है कि उन्हें उनके कर्मों का फल मिलता रहे। तो फिर उन्हें सही से फल दो यार। उन्हें ऐसा बेकार का फल दोगे तो उनकी लाइफ बेकार है यार। उन्हें सही फल दो। समझते नहीं यार। तो उन्हें सही से फल दे देंगे। जो भी जितने बड़े डॉक्टर है ना, कितने लाखों करोड़ों कमा रहे होंगे, बहन की आंख साला सबका सबका हिसाब किया जाएगा। ले बेटा, तेरा इतना पैसा बनता है ना, तू इतना पैसा ले, सबका। और जो सही तरीके से अगर बता देगा ना, तो उस पर थोड़ा नरमी बरती जा सकती है। लेकिन जो सही से नहीं बताएगा, जो अपनी एटीट्यूड पे अड़ा रहेगा ना, बेटा तू अपने एटीट्यूड पे अड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई गवाह मिले ना मिले, हमें पता है तूने क्या किया है। हम किसी गवाह पे नहीं जाएंगे, हम सीधा ऑन द स्पॉट करेंगे। ऑन द स्पॉट मतलब गोली नहीं मारेंगे, कुछ और ही करेंगे। ऐसा करेंगे कि उसके वे में ही, उसके भाषा में ही उससे जवाब मिलेगा। मैं नहीं बताना चाह रहा, मुझे पता है, बताऊंगा नहीं मैं, करूंगा। तो जो बड़ी बड़ी मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है ना, उन सभी का झोल खत्म किया जाएगा। और सीरियसली मैं क्या बताऊं यार। आप सोच रहे हैं क्या तू हर वीडियो रोने वाली बना रहा है, ये है वो है। देखो, मैंने आपको बहुत प्यार से बताने की कोशिश करी, लेकिन आपकी समझ में नहीं आई, आपके दिल को नहीं छुई, नहीं छुई, मुझे नहीं पता। मैं जितना हो सकता था नॉर्मली बताने की कोशिश करी, लेकिन आपको वो बातें समझ में नहीं आई। अब क्या करें, मैं अपनी जो रियल फीलिंग्स हैं उनमें आके ही बता सकता हूँ ना वो चीज़ें। आपको लगता है कि ये तो सिर्फ दिखाने के लिए बोल रहा है, ऐसे है वैसे है, इसके तो मन में कोई चीज़ है ही नहीं। भाई मेरे मन में ऐसी चीज़ें नहीं होती ना, तो इतने जो 18-18 20-20 मिनट की वीडियो मैं बना रहा हूँ बिना देखे, कोई बना लेगा बिना स्क्रिप्ट पढ़े? इतना तो ध्रुव राठी, वो भी कट लगा लगा के बनाता है स्क्रिप्ट पढ़ पढ़ के, मैनिपुलेट करके। मैं कोई मैनिपुलेट करके नहीं बता रहा, जो है ना पूरी फीलिंग्स के साथ बता रहा हूँ मैं किसी के कहे पे नहीं जाता, ना ही कोई न्यूज़ सुना रहा हूँ मैं आपको। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, अगर मैं, वो जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, अगर उनकी तरह पैसा मेरे पास आने लगा ना, तो वो पैसा मेरे खाते में नहीं जाएगा। खाते में जाएगा उसका चौथाई, एटलीस्ट कह रहा हूँ, एटलीस्ट चौथाई तो मैं लोगों की भले के लिए लगाऊंगा। बाकी भाई स्टेटस भी तो मेंटेन करके रखना पड़ेगा मुझे, दूसरे लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। लेकिन सारा पैसा मेरे खाते में नहीं जाएगा, उसका एटलीस्ट चौथाई, और फिर एक तिहाई टोटल पैसे का इनकम टैक्स भी जाएगा। तो जो भी जाएगा ना, तो सोच लो 70% तो मेरा इसमें चला जाएगा, 30% मेरे पास रहेगा। तो 30% में इंसान क्या कर लेगा, लेकिन फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है
मेरा जो इंटरेस्ट है मेरे को उसी में पैसे लगाने हैं। चाहे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना है, चाहे कुछ भी करना है, वो सब किया जा सकता है। स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम फेस होगी। भले ही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं मुकेश अंबानी होता, मुकेश अंबानी एक साथ करेगा ना तो भी उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे को स्टार्टिंग में करने में दिक्कत होगी, लेकिन स्टार्टिंग में किस तरह से मैं मतलब एहतियातन कदम रखूंगा, कैसे रखूंगा, वो मुझे पता है। आप सोचोगे इतना आइडिया कहाँ से आता है, क्या मतलब फिजूल फिजूल की सोचता है, फिजूल की नहीं है। वो डायलॉग सुना है आपने, मियाँ भाई की डेयरी और बनिए का दिमाग, बनिए का दिमाग और मियाँ भाई की डेयरी। तो मैं बनी आई हूँ और मुझे में इतना दिमाग है। मतलब मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक बता रहा हूँ कि मेरी स्कॉर्पियन राशि है। स्कॉर्पियन आप सोच लो, स्कॉर्पियन की अगर आप नहीं जानकारी पता, तो स्कॉर्पियन की जानकारी निकाल लीजिए। स्कॉर्पियन विराट कोहली भी है, ठीक है, लेकिन उसे अपने खेल में इंटरेस्ट है, उसे अपनी फील्ड में इंटरेस्ट है। मेरी फील्ड यही है, मेरे को पूरे देश में खेलना है। खेलना है मतलब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और गलत लोगों के साथ खेलना है मुझे। मेरा इंटरेस्ट यही है। और मैं आ गया ना अपनी औकात पर। जो बड़े बड़े लोग अपनी औकात दिखाते थे गलत काम करके, मैं सही काम करके लोगों को अपनी औकात दिखा दूंगा कि साला कोई गलत काम करने वाला बचना नहीं चाहिए इस देश में। सबसे पहले तो देश की बात करता हूँ, विदेशों की भी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, लेकिन पहले अपने देश की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है मुझे। समझ में आई बात। और मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मेडिकल से रिलेटेड जो भी जैसी भी समस्या होती ना, डेफिनेटली हर किसी को मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएंगी, बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की जाएगी। किसी को भी, जैसे कि बचपन में बच्चे सर से जुड़े हुए हैं और उनका इलाज हो सकता होगा तो उनका इलाज करवाया जाएगा। जो भी, अमिताभ बच्चन भी देखो, अमिताभ बच्चन भी करोड़पति में आते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है सुन के रह जाता है। मदद करता होगा वो। अब आपको लगता है कि मदद करता होगा, वो बस बताना नहीं चाह रहा। अरे अगर वो मदद करता होता ना, तो कहीं ना कहीं से न्यूज आई जाती है कि अमिताभ बच्चन ने इसकी मदद की, इसकी प्रॉब्लम सुन के। कोई नहीं करता साला। सब अपनी अपनी बस सीरियल बनाने के लिए बैठे हैं। डांस इंडिया डांस में कोई अपनी किसी की अच्छी स्टोरी है, बैकग्राउंड स्टोरी, तो ही उसे लेते हैं, वरना बाकियों को बाहर भेज देते हैं। मैंने सुना है कई बार आए कोई डांस इंडिया डांस या सिंगिंग कंपटीशन से लड़के जो बताते हैं न्यूज में कि हमारी कहानी अच्छी नहीं थी तो इसलिए हमें सिलेक्ट नहीं किया, बाकी तो हम गलत गलत अच्छे गाते थे। कहीं बने भी हैं। तो यही चीजें हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे दोस्तों जानने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अभी हम शुरू करेंगे श्रीमद् दूसरे अध्याय का 39वें श्लोक का संस्कृत में रूपांतर से। एषा ते अधिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमाम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पाथ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अर्थात यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापत्र, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। सारांश। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनकी आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा है। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता
देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। यह माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाश है और अनेकानेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वसुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्य स्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्य विधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमवश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं और उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है और यहाँ पर उल्लिखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनीश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लिखित सांख्य योग का अनीश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। न ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था और न कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग हैं। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। निसंदेह अनीश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवत गीता में अनीश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद और जय हिंद।